90th 30 years old woman present is given 0.1 grams of insulin. 1 hour later the plasma insulin concentration is 1 milligrams per 100 ml. Which of the following is the extracellular fluid in this? तो it is given के ऑप्शंस तो बिल्कुल भी मुझे क्लियर नज़र नहीं है, ये पिटा हुआ आप सबके पास भी या फिर मेरे साथ ऐसा, आई डोंट नो। इसका है ए विच इज़ 10। अच्छा अब देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दी है कि अमाउंट ऑफ इंसुलिन दैट इज इंजेक्टेड, तो 0.1 ग्राम ऑफ इंसुलिन हमने टोटल इसको इंजेक्ट किया। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 जो कि 0.01 ग्राम बनता है, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्मूला फर्दर इन्होंने सिंप्लीफाइड किया हुआ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ यूलिन, ठीक है, इंजेक्टेड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले में पुट कर तो आपका आंसर आ जाता है 10 लीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्लियर। अच्छा ये जो कैलकुलेशंस वाले एमसीक्यूज हैं आपके पेपर में बहुत कम आते हैं, मतलब पूरे 200 में से 5 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कैलकुलेशंस वाले होंगे, और लकी इनफ वो यही एमसीक्यूज उठा के देंगे जो आपको पास्ट पेपर्स में और एसकेएस में मेंशन्ड है। तो इन्हीं को एक दफ़ा रिवाइज कर लो, वैल्यूज भी यही गिवन है और आंसर भी यही होता है, ठीक है। The next is plasma was freeze, fracture, cytoplasm was freeze, fracture plasmalemma containing intramembrane particle, what it is called, तो it is E P phase। अब देखिएगा हम लोग E phase और P phase पढ़ेंगे। E phase is extracellular phase and outer leaflet of cell membrane। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इसके हमारे पास दो लीफलेट्स या दो फेसेस हैं। वो जो हम बस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज है, ठीक है, जो बाहर की तरफ उसका बॉर्डर है या फेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ई फेज, जबकि जो फेज साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक की तरफ है, अंदर की तरफ है, उसको हम कहते हैं इनर फेज यानी कि पी फेज। क्लियर। तो जो हमारे पास इनर फेज है इसके अंदर क्या है, मोर प्रोटीन पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड डायग्नोज्ड एज वॉन विलीब्रेंड्स डिजीज, which amongst the following test is used to for specific diagnosis of von Willebrand's disease, तो इट इज़ बी इंक्रीज बी टी, ठीक है। जब भी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्या करनी है, डायग्नोसिस बनानी है वॉन विली ब्लैंड डिजीज़ की। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखें, जब भी पेशेंट को हेमोफेलिया होगा तो एपीटीटी रेस्ड होगा, ठीक है। जब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूराज होंगे तो बीटी रेस्ड होगा। वॉन विली ब्रांड के अंदर जो है बीटी और एपीटीटी दोनों रेस्ड मिलेंगे। क्लियर। जबकि डीआईसी के अंदर सारी की सारी प्रोफाइल हमें ख़राब मिलेगी, पीटी भी रेस्ड, एपीटीटी भी, बीटी भी, और फिर हमारे पास एफडीपी भी रेस्ड मिलेगा डीआईसी के अंदर, ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी की बात कर रहे हैं। अच्छा अगला है यू वेव्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स पैपिलरी मसल रीपोलराइजेशन। तो यू वेव क्या शो करता है, रीपोलराइजेशन शो करता है पैपिलरी मसल्स की। क्लियर। Which of the following structures does aorta dilatation compresses as at aortic hiatus? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि एओटिक हाइटिस जो है वो अपने साथ मौजूद एजाइगस और थोरेसिक डक्ट दोनों को कॉम्प्रेस करता है अगर एओर्टा की कोई कॉम्प्रेशन होगी। अब एक्सीलेंट, हमें इसने इन्होंने बताया हमारे कि इसको हम लोगों ने एओटिक जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उनके लिए नमोनिक वर्ड बनाया हुआ है आटा, ठीक है, आटा। तो एओटा है, थोरेसिक डक्ट है और साथ क्या है, एजाइगस वेन है। एक्सीलेंट। द नेक्स्ट वन इज ब्रेन वेसल्स आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसेस, ठीक है। जो हमारे पास ब्रेन वेन्स हैं सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज हैं ड्यूरल वीनस साइनसेस की। क्लियर। डैमेज टू एडक्टर कैनाल विच स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर, तो इट इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ये जो हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, ठीक है, एक्सीलेंट अब्दुल बासित, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, ये एडक्टर कैनाल से पास नहीं करती तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका डैमेज नहीं होगा। एडक्टर कैनाल फेमरल वेन nerve to vastus medialis in its upper part. Clear. The next one is major depressor of mandible angle of the mouth is
ए दैट इज जीनियोहायोइड। ये जो जीनियोहायोइड मसल है वो क्या करता है, मैंडिबल को डिप्रेस करता है। तो एंगल का जो का एंगल है उसकी डिप्रेशन कौन कर रहा है, जीनियोहायोइड मसल। क्लियर, आर यू गाइज विद मी? कितने अदर्स हो आज आप क्लास में? यस, एक्सीलेंट। कितने अदर्स हैं आज? 35 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अच्छा आपकी बात ठीक है। जिससे हमने एमसीक्यूज टाइप करवाए हैं मेड मॉक्स के, मुझे लगता है उसने हमारी की गलत बनाई है, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। ठीक करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब हमें पता होना चाहिए कि जॉ को एलिवेट करने के लिए, जब भी जॉ एलिवेट होगा तो जाहिर है माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जब माउथ क्लोज हो जाएगा, ठीक है, माउथ की क्लोज में या जॉ को एलिवेट करने में कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं, मैसीटर कर रहा है, एंटीरियर बैली ऑफ टेम्पोरालिस कर रहा है, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस कर रहे हैं, और मीडियल टेरिगोइड मसल, ठीक है। ये तीनों मसल्स क्या करेंगे, जॉ की एलिवेशन करेंगे। जबकि जॉ को डिप्रेस करेंगे या ओपन को माउथ कब करेंगे, लैटरल टेरिगोइड, डाइगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड या जीनियोहायोइड मसल्स, ये क्या करेंगे, माउथ को ओपन करने में हेल्प करेंगे। क्लियर। अब अगला है अबाउट अबाउट कार्डियक प्लेक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, इट कंटेन्स बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, या फिर इसकी ब्रांचेस हैं। क्लियर। हमारे पास कार्डियक प्लेक्सिस का क्या है कि इसके अंदर दोनों की दोनों फाइबर्स मौजूद है, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। In mineralocorticoid access antagonist acts on which site? तो mineralocorticoid access में एंटेगनिस्ट जाके जो है अगेंस्ट एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। अगला हमारे पास है मीडिएटर ऑफ डीप स्लीप इज सेरोटोनिन, ठीक है। डीप स्लीप किस कहाँ से इंड्यूस होती है, हमारे पास ये जो एंजाइम है, ठीक है, सेरोटोनिन, वो इंड्यूस करता है डीप स्लीप। क्लियर। अब एमसीक्यू नंबर 99 में ये था कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एक्सेस हो गई है, ठीक है। अब हमने जो है उस सूरत हाल में पेशेंट को एंटेगनिस्ट दे दिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के एंटेगनिस्ट देना शुरू कर दिए, तो वो कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन पे। आपको पता है ना, एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है। और ये जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स को बाहर से देखो तो सबसे बाहर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे थे, GFR। अपने पास असाइनमेंट में लिखो बच्चों, आज ये भी आप सबमिट करवाओगे, GFR। कॉर्टेक्स में सबसे पहले हमारे पास GFR, ठीक है, के जोना होते हैं ना, जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन से रिलीज हो रहे, तो जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एक्सेस होगी तो हम लोग क्या देंगे उसको, एंटेगनिस्ट दे देंगे, और ये एंटेगनिस्ट जाके जो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर। तो जब आपको GFR वाला याद होगा कि कौन से पोर्शन से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको पता चलेगा कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अगला हमारे पास है CaCl2 was given to a rat in a laboratory which leads to hypercalcemia. Now what will increase? तो it 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको क्या दिया था, CaCl2। अब देखिएगा, हाइपरकैल्सीमिया हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, पोलीयूरिया होता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। 24-25 dihydroxycholecalciferol will not be converted into 125 dihydroxycholecalciferol, so it will affect the formation of 125 dihydroxycholecalciferol and decrease 125 and increase 225। समझ आई? यानी कि हमारे पास जब भी हाइपर कैल्सीमिया होगा, ठीक है, बाहर से सोर्स में हाइपर कैल्सीमिया होगा तो हमारी बॉडी में 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर।
इसको भी आप असाइनमेंट वाले पॉइंट में ऐड कर लो कि हाइपर कैल्सीमिया, आगे एरो, और आगे फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिकेरोफेरोल वो इंक्रीज। अगला है एसोसिएशन ऑफ HLA-B5, तो किस डिजीज की एसोसिएशन है HLA-B5 की? तो बेसेट्स डिजीज की, ठीक है, बेसेट्स डिजीज की एसोसिएशन HLA-B5 के साथ है। द नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉइंट सिम्टम्स, लो ग्रेड फीवर, ANA screen was done and that was positive and NTR and P antibodies were positive. These are seen in, अब पेशेंट को माइल्ड फीवर है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर है और जॉइंट पेन्स है, ANA पॉजिटिव है और NTR एंड P भी पॉजिटिव है, तो किस डिजीज में है? ये तो आपको याद ही करना है, डर्मेटोमायोसाइटिस में, ठीक है। अगला है आ बेबी प्रेजेंटेड विद माइक्रोकेफली है और माइक्रोऑफ्थेल्मिया है, पॉलीडेक्टाइली है, क्रेफ्ट लिप है, तो ये क्या है? टाउ सिंड्रोम में ऐसा होता है, ठीक है। पेटाउ सिंड्रोम में क्या होगा कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, तो हाँ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी है ना हमारे पास, ये डर्मेटोमायोसाइटिस जो है, अच्छा ठीक है, हाँ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, सॉरी, ठीक है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ये मैं अभी कुछ ही दिन पहले इसको मैंने पढ़ा भी था, ठीक हो गया। अच्छा, अगला हमारे पास है कि पेशेंट ने प्रेजेंट, बेबी है प्रेजेंट किया माइक्रोकेफली के साथ, माइक्रोऑफ्थेल्मिया के साथ, पॉलीडेक्टाइली है, क्लेफ्ट लिप है, तो इसकी कार्योटाइपिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या है, 47XY+13 जो है वो उसके क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी शो करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं पेटाओ सिंड्रोम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेटाओ सिंड्रोम ऊपर मेंशन हो और नीचे ये लोग कार्योटाइप पूछ लें, ठीक है, तो ये आपने कार्योटाइप पेटाओ सिंड्रोम की याद कर लेनी, और कभी कभी आपको पेटाओ सिंड्रोम मेंशन होता है और इसकी क्लिनिकल फीचर्स पूछ लेते हैं, तो इन वन वे और द अदर आप पेटाओ सिंड्रोम को याद कर लो। The next is supinator muscle is damaged. Now supination will be done with the help of biceps brachii. ठीक है, supination muscle जो है, supinator muscle अब डैमेज हो गया है तो bicep brachii जो है वो supination में हेल्प करेगा। Primordial germ cells are formed at the end of third week. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो ये याद करवाया था कि एट द एंड ऑफ थर्ड वीक करना है, ठीक है, नॉट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ वीक। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हो, ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज, यू गाइज आर विद मी?